चलिए बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। आप पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर। ऐसे ये बहुत जगह पीटी के नाम से फेमस है, पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के नाम से आप ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार आप पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ध्यान से आप समझेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी ये पीरियोडिक टेबल कैसे बना इसके बारे में, और साथ साथ कुछ पीरियोडिक ट्रेंड देखना चाहते हैं तो हम आपके नए कॉपी में पीरियोडिक ट्रेंड दिए हैं। कहाँ? तो देखिए एक पेज अलग से पीरियोडिक ट्रेंड का बना है, जहां पर ग्रुप और पीरियड में एटॉमिक साइज, आयतन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बारे में सारा डिटेल इसी चैप्टर में पढ़ना है। यहीं पर हर एक टर्म को क्लियर किया जाएगा। तो स्टार्ट हो रहा है पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखा जाए तो उससे भी पहले जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं इसका एक डेफिनेशन periodic table, the arrangement of various elements in the increasing order of their atomic number and their properties in the tabular form is called periodic table। यानी सभी नोन एलिमेंट, सभी ज्ञात एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टी के आधार पर टेबल के फॉर्म में अरेंज करना ही पीरियोडिक टेबल कहलाता है। एम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल का एम क्या है? तो इस पीरियोडिक टेबल का एम है कि अगर आप इन सभी एलिमेंट को टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो अगर जिस ग्रुप में एक साथ सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, अगर ऊपर वाले एलिमेंट का आप वैलेंसी जानते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी आप देख सकते हैं एक ग्रुप में प्रेजेंट है। ऊपर वाले एलिमेंट का अगर वैलेंसी जान गए, हाइड्रोजन का 1 तो सारे एलिमेंट का वैलेंसी 1। तो इस तरह एलिमेंट के कंपाउंड के प्रॉपर्टी को याद करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ ये पीरियोडिक टेबल, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट और उसके प्रॉपर्टी, उसके कंपाउंड के प्रॉपर्टी को याद करना एक डिफिकल्ट टास्क होगा। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोचा कि यहाँ पर एलिमेंट को क्लासिफाइड करना चाहिए। तो आपको बता दें कि सबसे पहली बार फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिसको एंटोनी लेवोजियर मतलब के नाम से जाना जाता है, एंटोनी लेवोजियर ने पहली बार एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेटल और नॉन मेटल, और उसी के जस्ट बाद एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। उसके बाद जो सबसे पहला नाम आता है क्लासिफिकेशन के दुनिया में तो वो है डोबेलियर। यानी ऐसे तो लेवोजियर का नाम आता है, लेकिन ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन जो आप लोग ग्रुप और पीरियड जानते हैं, तो एलिमेंट को ग्रुप में अरेंज करने का सबसे पहला श्रेय जाता है डोबेलियर का। डोबेलियर ने क्या किया? 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा और क्या बताया कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाला जाए तो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट लिथियम का एटॉमिक मास 7, थर्ड एलिमेंट का 39 और इसका एटॉमिक मास का एवरेज निकाल दिया तो आ गया 23 सोडियम के इक्वल। तो यहाँ पर इनका स्टेटमेंट था कि अगर 3 एलिमेंट को ग्रुप वाइज
अरेंज करें और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालने पर सेकंड के इक्वल आएगा, इट मींस तीनों एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी के होंगे। आज के पीरियोडिक टेबल में देखिए फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम एक साथ है, लिथियम पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में। यहां पर देख सकते हैं कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम 40 प्लस 135 और इसका एवरेज निकालने पर आया 87.5 जो स्ट्रोंटियम है। आज के पीरियोडिक टेबल में देखिए सेकंड ग्रुप में देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, तो आज भी कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम एक ग्रुप में दिखाई देता है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन का कांसेप्ट ज्यादा एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं था। इसके बाद आता है अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में बता दें कि ये एक मतलब ऐसे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था जो पहली बार केमिस्ट्री के इस क्लासिफिकेशन के दुनिया को म्यूजिकल स्केल पर आधारित बताया। मतलब जिस तरह संगीत का 8 स्वर होता है और उस 8 स्वर में पहला और 8वां स्वर सा और सा सेम होता है, तो इनका कहना था कि उस समय ज्ञात सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया जाए, तो जहां से भी आप स्टार्ट करेंगे वहां से आने वाला 8वां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी का हो। जैसे आप सपोज दैट बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से 8वां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम। आज के पीरियड टेबल में देखिए सेकंड ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम एक साथ। यहां सपोज दैट बोरॉन लेते हैं, तो बोरॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 बोरॉन के नीचे आएगा एल्युमिनियम ग्रुप नंबर 13 में। तो ऐसा क्यों हो रहा है आज के पीरियड टेबल में जो दिख रहा है, क्योंकि हमें तुरंत पता है कि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट पीरियड टेबल में सेम पोजीशन में सेम जगह एक ग्रुप में रखे गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से आने वाला 8वां एलिमेंट अगर लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आने वाला 8th एलिमेंट कौन है? सोडियम। और आज के पीरियोडिक टेबल देखिए लिथियम सोडियम एक साथ है। अगर आप यहाँ से कार्बन से शुरू करते हैं तो यहाँ से आने वाला 8वां एलिमेंट सिलिकॉन है और ग्रुप नंबर 14 में देख सकते हैं कार्बन के नीचे अभी भी सिलिकॉन है। तो ये एक साथ होने का मतलब है कि सेम प्रॉपर्टी रखना। लेकिन आपको बता दें कि न्यूलैंड्स का ये क्लासिफिकेशन का कांसेप्ट ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि उनके जमाने में नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ। जैसे ही नोबेल गैस का खोज हुआ तो यहाँ फ्लोरीन और सोडियम के बीच आ गया कौन? तो यहाँ नियोन आ गया। यहाँ क्लोरीन और पोटेशियम के बीच आ गया आर्गन। और संगीत में 8 ही स्वर होता है, म्यूजिकल स्केल में 8 ही स्वर होता है। यहाँ 9वां एलिमेंट से प्रॉपर्टी का हो गया। तो क्लासिफिकेशन का ये कॉन्सेप्ट यही पर समाप्त हो गया, क्योंकि ये जैसे ही नोबेल गैस आया फ्लोरीन और सोडियम के बीच जब आ जाएगा नियोन, तो आप 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी और नहीं 9th एलिमेंट का प्रॉपर्टी कहेंगे। और संगीत में 8 ही स्वर होता है। तो हमने ये बताया कि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को म्यूजिकल स्केल पर बतलाया, म्यूजिकल स्केल पर आधारित बतलाया। और इसके बाद जो तीसरा बल्कि क्लासिफिकेशन का मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है लोथर मेयर कर्व। ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार एक ऐसा क्लासिफिकेशन दिया जो कर्व बेस्ड था, यानी कि ग्राफ पर आधारित था। और ये ग्राफ किसके आधार पर कैसे बना है ये थोड़ा समझा जाए। उस समय ज्ञात सभी एलिमेंट का इन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का डाटा इकट्ठा किया। जैसे हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर इनके अकॉर्डिंग एटॉमिक वॉल्यूम लिया गया और वाई एक्सिस पर एटॉमिक वेट, एक ही एलिमेंट का एटॉमिक वेट, एक ही एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम। तो यहाँ पर सपोज दैट एक एलिमेंट का लिथियम का एटॉमिक वेट इस पर 5 लिए, एटॉमिक वॉल्यूम 5 लिए और एटॉमिक वेट 10 और दोनों को मिलाते हुए डॉट दे दिए। इसी तरह सारे एलिमेंट का एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम सबको देखते हुए इन्होंने एक ग्राफ खींचा। और जब इस ग्राफ को ऐसे ऐसे मिलाइए तो इन्होंने ग्राफ बनाने के बाद एक स्टेटमेंट पूरे ऑब्जर्वेशन के बाद। यहाँ एक बार फिर से समझिए, ये ग्राफ एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच खींचा गया है। एक ही एलिमेंट का एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम लिया गया है और पॉइंट दिया गया
फिर सारे एलिमेंट के एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम से प्राप्त जो पॉइंट है सबको मिलाया गया। तो ये ग्राफ जब प्राप्त हो गया तो इसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट सुनने से पहले आपको जानना पड़ेगा ग्राफ में कुछ पोजीशन होता है जिसका एक स्पेशल वर्ड से पोजीशन को बताया जाता है। जैसे ग्राफ के इस पोजीशन को पीक पोजीशन कहते हैं, ग्राफ के इस पोजीशन को जहां ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है इसको एसेंडिंग पोजीशन कहते हैं, और ग्राफ के इस पोजीशन को डिसेंडिंग पोजीशन कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ, पीक, और ये है बॉटम पोजीशन। तो इनका कहना था कि सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पर कर्व के सिमिलर पोजीशन पर मिले। यानी कि अगर अब बात करते हैं अल्कली मेटल का, तो अल्कली मेटल हमेशा कर्व के पीक पॉइंट पर ही अगर मिल रहा है, तो यहाँ अगर लिथियम मिलेगा तो यहाँ सोडियम मिलेगा, यहाँ पोटेशियम मिलेगा, यहाँ रुबिडियम मिलेगा। तो यहाँ ये सभी अल्कली मेटल्स हैं। अब दूसरा एग्जांपल, अगर कर्व के एसेंडिंग पोजीशन में अगर हाइड्रोजन मिल रहा है तो हर कर्व के एसेंडिंग पोजीशन पर मिलेगा तो हाइड्रोजन ही मिलेगा। तो यहाँ क्लोरीन, तो यहाँ क्लोरीन, तो यहाँ ब्रोमीन। डिसेंडिंग पोजीशन पर अगर मिल रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ अगर बेरिलियम, तो यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ कैल्शियम, यहाँ स्ट्रोंटियम। और इनका लास्ट स्टेटमेंट था कि कर्व के बॉटम पोजीशन में ट्रांजिशन एलिमेंट मिलता है। और ट्रांजिशन मेटल क्या होता है बताया गया आप लोग को एक दिन कि S और P ब्लॉक के बीच होता है D ब्लॉक, और D ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और यह हमेशा कर्व के बॉटम पोजीशन पर मिलता है। तो आपको याद क्या रखना है कि लूथर मेयर ने जो अपना क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें पीक पोजीशन पर क्या मिलता है, अल्कली मेटल। डिसेंडिंग पोजीशन पर क्या मिलता है, अल्कलाइन अर्थ। जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, एक दिन हम स्पेशल क्लास दिए थे पीरियोडिक टेबल का प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो हम बताए थे कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 को बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली, और 15 को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली और निकोजेन, और ग्रुप नंबर 16 को कैल्कोजेन और ऑक्सीजन, और उसके बाद ग्रुप नंबर 17 को हाइड्रोजन और 18 को नोबेल गैस। इसके अलावा ग्रुप नंबर 11 को भी बताए थे क्वाइंट मेटल, सिक्का बनाने वाले मेटल्स। तो यहाँ लूथर मेयर कर्व का ये कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। अगर आप अच्छे से इस क्लास को समझे तो 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सामना कीजिए। बताइए वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार एलिमेंट का ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिए, नोबेल मेयर। वे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार मतलब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन म्यूजिकल स्केल पर न्यूलैंड। और वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाइड किया, लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री इसको बनाया। ठीक है, एलिमेंट को लूथर मेयर कर्व के अनुसार ट्रांजिशन मेटल्स को किस पोजीशन पर रखा जाता, बॉटम पोजीशन, पीक पोजीशन, असेंडिंग, डिसेंडिंग। अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल असेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, और हाइड्रोजन को असेंडिंग। ठीक है, और अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, तो जल्दी से आप जितना लाइन जहाँ छोड़े हैं, ये डोवेलियर में 6 लाइन, ये न्यूलैंड में 5 लाइन, और उसके बाद